नमस्कार दोस्तों, मैं निरुद्ध कुमार और सवालों की डायरी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस व्यक्तिगत चर्चा के दौरान ऐसे मेहमान से आपकी बात करवाएंगे, आपके सवालों के वो जवाब देंगे जो काफी लंबे समय से चित्रकूट में लोगों को इंतजार था कि आखिर इन मुद्दों पर कौन चर्चा करेगा और कौन इनके जवाब देगा। तो बिना देर की हम सीधे मिलवाते हैं अपने खास मेहमान श्री निरंजन जायसवाल जी से। भोर की पहली किरण और मिट्टी की वो सौंधी सी महक, हाथों की लकीरों में छुपा है हर किसान का जहां। आपकी मेहनत के लिए एक मजबूत साथी एस्कॉर्ट पावर ट्रैक, हर खेत का असली संगीत जो लिखे खुशहाली की नई कहानी। किसानों का विश्वास है पावर ट्रैक के ऊपर और श्री कैलाश ट्रैक्टर के ऊपर, इसलिए हम ज्यादा लोगों को चित्रकूट बाईपास रोड, मझगवान, आपके साथ हमेशा। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार भैया। सवालों की डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे चैनल में आप आए हैं तो इंटरव्यू करने के लिए बिल्कुल आप तैयार होंगे शायद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना कुछ देर किए दोस्तों हम चर्चा पे आते हैं। और कौन सी चर्चा करें, कौन सा सवाल करें, ये सवाल बहुत है, लेकिन सबसे पहले हम परिचय करेंगे कि आदरणीय जी, आपका एक छोटा सा व्यवसाय, किराने की दुकान, एक आम आदमी की जिंदगी, एक आम आदमी की तरह, जैसे मझगांव में इस क्षेत्र में सैकड़ों लोग हैं, फिर अचानक से राजनीति की ओर आपका रुख होना और राजनीति में जाना, ये क्या है? मतलब कैसी पृष्ठभूमि रही आपकी, वो थोड़ी आप बताइए आगे। इसमें सच है कि हमारा पूरा परिवार एक व्यापार करता था और हमारे पिताजी का एक किराने का व्यवसाय था। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करते करते हम पिताजी के व्यापार में भी अपना सहयोग करते थे। हम 2011 में जब मेरा 11 था, उस समय हम स्कूल के साथ साथ अपने व्यापार के साथ साथ मन में एक चेष्टा थी इस समाज के सहयोग कैसे कर सकें। छोटे छोटे सहयोग करते हुए हमें 2012 में यूथ कांग्रेस का चुनाव चल रहा था। उस समय समझ भी नहीं थी, क्योंकि एक राजनीति करने का मन में एक जुनून था, लोगों के सहयोग करने का एक जुनून था, एक माध्यम बनना था। तो हम यूथ कांग्रेस में गए और उसमें महासचिव पद का चुनाव लड़े और जीते भी। लेकिन जब 2012 में यूथ कांग्रेस में काम किया तो ऐसा समझ में आया कि यहाँ पे भविष्य नहीं। और 2013 के विधानसभा के चुनाव आने वाले थे, तो हमने उस समय मुख्यमंत्री जी का दौरा होना था और माननीय सांसद जी से हमारे संबंध भी थे, परिवारजनों के भी संबंध थे। एक मन में विचार आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से हम प्रभावित भी थे, तो मन में विचार आया तो हम लोगों ने भी बरौंधा में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सदस्यता ली और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ काम। कांग्रेस और भाजपा में क्या ऐसा अंतर है, क्या देखने को मिला? आप अपने व्यक्तिगत नजर से देखें तो दोनों दलों में क्या अंतर है, उनकी कार्यशैली में, नीति में, या कि उनके काम करने के तरीके में? सबसे बड़ी कांग्रेस और भाजपा में, क्योंकि भाजपा में सबसे अच्छी चीज तो ये है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और कांग्रेस में कभी कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलता। या तो ऊपर से तय होता है, या तो किसी बड़े राजघराने से या किसी बड़े व्यक्ति को ही उसमें आने वाली संभावनाएं में रहती। इसलिए हमें भाजपा ही फिर एक विकल्प था, तो हमने भाजपा गए। आपने तय कर लिया था कि हम एक सामान्य परिवार से आ रहे थे, हमारे पास भी था, मन में एक चेष्टा भी थी कि समाज का काम करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो समाज और क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे भाजपा की अगर नींव देखी जाए तो बहुत कमजोर भी थी, बहुत सारे अवसर थे काम करने के। उन दिनों जब आपने भाजपा ज्वाइन किया, बिल्कुल उस समय बहुत सारे हमारे पास कार्यकर्ताओं की भी कमी थी, तो निश्चित रूप से हमारे मन में आया कि हम भाजपा को विकल्प चुने और भाजपा। 2011 से 2026 तक लगातार ये कहें कि चित्रकूट क्षेत्र में, कि मझगांव विकास खंड में 16 सालों का सफर आप क्षेत्र में रह के बिताए। इन 16 सालों में और आजादी के बाद देश आजाद होने तक आज तक, इन 16 सालों के जो जनसंपर्क थे आपके लोगों से जुड़ना, उसमें क्या देखे आपकी? अभी भी इस क्षेत्र में, ये एक आंचलिक क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, एडी क्षेत्र भी लगा है, क्या अभी तक नहीं सरकार कर पाई जो उसको बहुत पहले कर देना चाहिए? सच बात तो यह है कि हमारे मझगांव विकास खंड में अभी बहुत ऐसी मूलभूत चीजें हैं, उसे हम लोगों ने पिछड़े हैं। अभी हमें बहुत सारे काम करने के अवसर हैं। हम लोगों ने
इन अपने जनपद के माध्यम से ऐसा प्रयास किया था कि बहुत सारे काम करें, लेकिन निश्चित रूप से अभी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं कि अभी हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी पानी का एक बहुत संकट है। लगातार इसका आपके माध्यम से हम लोग भी देखते हैं, चूंकि हम लोग गांव-गांव जाते हैं तो उसका भी एक रहता है। लेकिन हम प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देंगे कि हमारे क्षेत्र को जल जीवन मिशन में जोड़ा, और आपने देखा कि पूरे क्षेत्र में पाइपलाइन बिछ रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग घर घर तक पीने की पानी की व्यवस्था करेंगे, और हमारी सरकार ने अभी पिंडरा में दोहरी सागर बांध बनाई रही, उसका काम चालू है। बहुत ऐसे गांव हैं जहां आज भी सड़क नहीं है, जननियों को डोली में लेके जाया जाता है। दिन मीडिया पे ऐसी खबरें आती हैं, और वो चित्रकूट विधानसभा पे है, और सरकार भी मध्य प्रदेश में करीब 15-20 सालों से अधिक हो गई। बिल्कुल। तो ये सरकार की जवाबदेही है कि यहाँ के व्यक्तिगत जो क्षेत्रीय नेता है उनकी, किसकी है ये तो हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों की कमी है, क्योंकि जब हम आए तो हमारे भी विषय में एक झेरी का अंधियारा पहुंच मार्ग था। हाँ। और एक उसी से पुतरिया पहुंच मार्ग था। अभी भी वहां सड़क नहीं। एक अभी लामा टुटेला का पुल पहुंच मार्ग था। ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं इनके अलावा भी कि हमारे क्षेत्र में वहां पहुंच मार्ग नहीं है। निश्चित रूप से आज से 25 साल पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ के जो पूर्व के जनप्रतिनिधियों रहे उनकी सक्रियता कमी रही। लेकिन अब अगर हम देखें तो अभी हम लोग आपको बता दें कि अभी हम लोगों ने 105 रोडें प्रधानमंत्री सड़क में जोड़ने का काम किया है, जिसमें उसका पूरा डीपीआर बन गया है। बहुत जल्दी वो टेंडर में जाएंगे, और साथ में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंधियारा पहुंच मार्ग उसका काम चालू है। उतरिया पहुंच मार्ग को हम लोगों ने अभी प्रधानमंत्री सड़क में जोड़ने का काम किया है। लामा टुटेला को भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री सड़क में और उसको पुल बनाने का भी जोड़ने का काम किया है। ऐसे करके हमने 105, और हमारा चूंकि ब्लॉक ये जब हम लोग 2023 में मेरी भाभी यहाँ से 22 में जनपद अध्यक्ष बनी, तो जनपद के माध्यम से काम करने का जो अवसर मिला, तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो एक एक पंचायत में उस समय मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उनके माध्यमों से भी मुझे एक एक पूर्वा, और चूंकि विकास यात्रा चल रही थी, उस विकास यात्रा में मैं एक एक पंचायत में और एक एक छोटे छोटे कस्बे में भी जाने का काम किया। उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई कि सचमुच हमारा क्षेत्र भी बहुत पिछड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे काम करने की चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जनपद के माध्यम से एक एक रुपए का ऐसा प्रयास किया कि सबसे पहले उपयोगी चीजें क्या है। जैसे अगर कहीं पुल नहीं है तो हम लोगों ने वहां रपटा पुल बनाने का भी काम किया। कहीं पे अगर रोड नहीं है तो उसको भी बनाने का और जोड़ने का प्रयास किया। क्योंकि जनपद एक छोटा सा एक माध्यम है कि यहाँ से, तो हम लोगों ने पंचायतों के माध्यम से भी जो अति अनिवार्य काम है उनको प्राथमिकता के साथ सरपंचों के साथ बैठकर, सचिवों के साथ बैठकर प्रयास किया कि जो हमारी मूलभूत चीजें हैं जिससे हमारे ग्रामीण लोग परेशान हैं, सबसे पहले उन चीजों में काम हो, बाद में दूसरे काम हो। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रायोरिटी उन कामों को दिए जिनको लोगों की मांग थी, और इससे आपने देखा भी होगा कि अभी बहुत सारी समस्याएं, रोडों की कमी दूर हुई है। चित्रकूट विधानसभा में आप चुनाव कब लड़ेंगे विधानसभा का? ये तो पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को अवसर आते हैं। जो जमीन में काम करता है निश्चित रूप से पार्टी उसकी समय समय में उसको देखती है, और निश्चित रूप से लगातार हम काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ना हर एक कार्यकर्ता की मन वो तो ठीक है, लेकिन यदि लोगों की उम्मीदें हैं, समर्थकों का कहना है कि आपको लड़ना चाहिए, और फिर भी पार्टी आपको मौका नहीं देती, आपको ऐसा नहीं है। भाजपा एक ऐसा दल है जहां पे बहुत सारे अवसर हैं, और वो एक सबसे दूर दराज में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को भी तलाश लेती है। ये आपने देखा भी होगा लगातार। निश्चित रूप से भाजपा हमको समय देगी, मौका देगी। एक सवाल फिर खड़ा होता है, यदि आप भाजपा के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्रीय जनता आपके समर्थक जो है वो कहें कि आपको लड़ना है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे? आप भाजपा के लिए, पार्टी के लिए राजनीति कर रहे हैं कि फिर जनता के लिए? देखिए, पहली तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दल में हम लोग काम करते हैं उस विचारधारा से ही हम लोग काम करते हैं। क्योंकि उस विचारधारा में काम करने का जो आनंद है वो कहीं और नहीं है। ये सच है कि जनता लगातार ऐसी मांग करती रहती है। क्योंकि आप लगातार, मैं यहाँ 10-12 सालों से काम कर रहा हूँ, और कोई एक पंचायत नहीं, पूरे क्षेत्र में लोगों के सुख दुख में शामिल होने का प्रयास करता हूँ, और लोगों की समस्याएं दूर करने का भी प्रयास करता हूँ। क्योंकि मैं भी बाहर रह सकता था, लेकिन मेरा जो एक मुख्यालय में रहने का एक वो है, मेरे मन में जो जुनून है कि जो हमारे गांव से लोग आते हैं, मैं यहाँ पे एक कार्यालय भी बना के रखा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ 10 बजे के पहले पहुंच जाऊँ, क्योंकि गाँव के लोग जब आते हैं मुझे लगता है वो इंतजार ना करे। गांव के लोगों को तो यही, गांव के लोगों की यदि मांग है, क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, फील्ड में कई बार चर्चाएं आती हैं, यदि पब्लिक एक तरफा बोले कि नहीं आपको लड़ना है, हम आपके साथ हैं, तब आप क्या करेंगे? देखिए, अगर जनता का रुझान आएगा, जनता लगातार ऐसा कुछ कहेगी, तो निश्चित रूप से हम सब आपके बीच में बैठ के चर्चा करेंगे, और जो सब कहेंगे वो निर्णय तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि। क्षेत्र में बहुत जगह हम लोगों का भी आना जाना होता है, मुख्यालय में बहुत लोग मिलते हैं,
चर्चाएं होती रहती हैं और उन चर्चाओं में एक आरोप भी आपके ऊपर आता है कि आप भूमाफिया हैं। वो विपक्षी आपके कहते हैं, विरोधी कहते हैं, और एक आपके पीठ पीछे ऐसी चर्चाएं चलती रहती है। भूमाफिया वाला क्या खेल है? मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं है। नहीं, हम मतलब आपके माध्यम से सवाल आया है निश्चित रूप से। मेरे परिवार दिनों का चूंकि जमीन का कारोबार है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है अगर परिवार वाले कोई जमीन खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो भूमाफिया ऐसा नहीं होता। भूमाफिया का एक अलग अर्थ है कि जो शासकीय जमीनों को कब्जा करे, उसको कहीं बेचे और उसको अतिक्रमण करे। हमारे समझ में ऐसा आता है कि मेरे परिवारजन ने जो जमीन खरीदी है उसी में हम लोगों ने निर्माण किया होगा, या तो ऐसा है। आज तक ऐसे कई तथ्य नहीं मिलेंगे कि हम लोगों ने कोई शासकीय जमीन में आज तक कब्जा किया। एक सवाल और, रामानंद सिंह के बाद चित्रकूट विधानसभा में कोई भी ओबीसी का नेता नहीं, और क्षेत्र के लोग अब ये भी कहते हैं कि आप ओबीसी की राजनीति करते हैं। तो क्या आप ओबीसी समाज के बस नेता हैं या फिर सर्व समाज के नेता हैं? और यदि ये सवाल उठता है कि आप एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं कि एक रामानंद सिंह के बाद एक नया ओबीसी का नेता कोई है तो वो निरंजन जायसवाल है, ये बात कहाँ तक सही है? कहाँ क्या सफाई देंगे आप? ये कहना तो गलत है कि मैं ओबीसी वर्ग का नेता हूँ। मैं सर्वदलीय हूँ। मेरे तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि आप मेरे जो देखेंगे, मेरे सबसे अधिक मित्र तो बहुत सारे आपको देखेंगे कि समान वर्ग से भी आते हैं। ये सच है कि हम क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं हमेशा सर्वदलीय का काम करता हूँ। कभी भी किसी ओबीसी वर्ग का ऐसा नहीं है, ये आरोप गलत है। आपने देखा होगा जब 2022 का जनपद का चुनाव मेरी भाभी लड़ रही थी तो आपने देखा कि मुझे 50% से अधिक का वोट मिला, जबकि अगर हम अपने समाज की यहाँ बात करेंगे तो बहुत संख्या कम है। तो उसमें सभी समाज के वर्गों लोगों ने मुझे सहयोग किया, तभी जाके मैं यहाँ पे जीता। अब आरोपों की बात हो रही तो एक आरोप और है आपके ऊपर कि आप एसडीएम की गाड़ी पे पथराव किए थे। मतलब ऐसे भी आरोप है कि आप शासकीय कार्यों पर बाधा बने थे। वो कैसी लड़ाई थी, व्यक्तिगत थी या राजनीतिक, जनता की लड़ाई? सच बात तो ये है, ये एक मामला 2015-16 का था, शायद 15 और 16 का था। सच बात यही है। हम पूरी बस्ती का मामला था, एक प्रकरण आया था, एक व्यक्ति ने मजलूमा का एक पिटीशन दायर किया था जिसमें हाईकोर्ट ने निर्देश किया कि इस बस्ती को गिरा दिया जाए। हमने उसमें, चूंकि हम उस समय बहुत तेजी से सक्रिय थे राजनीति में और लोगों का हमारा ये सदैव मेरी एक सोच रही है किसी भी व्यक्ति का मकान नहीं गिराना चाहिए। अगर हम किसी का मकान गिराते हैं तो उसके पहले उसकी सुविधा, अगर हमें मान लीजिए हम यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है, शासन की ही बनाना है और वहां पे पहले से लोग बसे, तो हम पहले उनकी व्यवस्था कर दें, इसके बाद हम उस बिल्डिंग को कहीं खाली कराएं। तो हमने गए थे हम और एसडीएम साहब से हमने कहा कि भाई आप ऐसे झुग्गी झोपड़ी और पक्के मकान, चूंकि 300 कुछ मकानों को गिराना था उनको, हमने उनसे कहा कि भाई मकान मत गिराओ, पहले उनकी व्यवस्था कर दो। भाई बरसात का सीजन था, आप गिरा दोगे, कहाँ रहेंगे लोग? उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का निर्देश है। मैंने कहा हाईकोर्ट में आप जवाब दीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कागज देख के किया, आप उसकी यथास्थिति से अवगत कराइए और यथास्थिति से अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट उसको सुनेगी। मामला हुआ, उस समय इन्होंने सुना नहीं और वो जाके मौके पे बस्ती गिराने लगे। चूंकि जनता हमारे पास आई और बोली तो हम, चूंकि वहां मौके पे, सच बात यह है कि हम मौके में नहीं गए थे। अच्छा, वो जहाँ पे अतिक्रमण गिराया वहां पे नहीं गए थे। जब ये उनके ऊपर हमला हुआ तब मैं तहसील के जस्ट सामने बैठा था। वहां पे जाने के बाद हमने शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास किया और अधिकारियों को भी कहा कि भैया ऐसा मत करिए, अगर आप थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज करके रोड को साफ अप करके आप चले आइए, क्योंकि किसी का घर गिराना उचित नहीं है। अधिकारियों ने भी हमारी बात सुनी थी, क्योंकि वहां पे भीड़ थी। जब वहां जेसीबी पहुंच गई तो वहां पे एक दूसरे में आक्रोश हुआ। सच बात यही है, वहां के रहने वाले लोगों में और प्रशासनिक दल में दोनों में आपस लड़ा हो गया। कोई एक गाय के शायद उसी समय वो दब गई थी जेसीबी के नीचे, इसी बात को लेकर उनके बीच में आक्रोश हो गया। और हम तहसील, तो हमारे पास फोन आया तो मैंने हम कहे हम बात करते हैं, अभी हमारी बातचीत चल रही थी। एसडीएम चूंकि यहीं थे, ये भी वहीं पहुंच गए और मुझे चूंकि जब गिरफ्तार किया गया था तो मुझे भी तहसील के पास से ही गिरफ्तार किया गया। मैं वहीं पर नहीं गए? नहीं, हम यहीं पे थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मिलकर, चूंकि हम समाज में एक इतना तेजी से उभरे थे कि लोगों की एक, जो हमारे थोड़ा सा शुभचिंतक थे, उनके मन में थोड़ा सा आक्रोश था कि यार इस उम्र का लड़का, गरीब घर का लड़का इतना तेजी से कैसे लोगों के दिलों में राज करने लगा, इस बात को लेकर उनके बीच में था। तो ईर्ष्या भावना भी थी। हाँ बिल्कुल, और अधिकारियों को भी कार्रवाई करनी थी क्योंकि उनके ऊपर पथराव हुआ था। तो उन्होंने मेरे को तो ठीक है, मेरे परिवार के भी 2-3 लोगों को उसमें शामिल किया। नहीं, उसमें ये आरोप है कि पथराव जो वहां की जनता की है वो आपके
मतलब इशारे से हुआ है? नहीं, ये तो आरोप गलत है। ये गलत आरोप है। मैं यहाँ बैठा हूँ और वहां कैसे कह सकता हूँ? मैंने ये जरूर कहा था, मैंने उसमें पूरा लड़ने का प्रयास किया था कि वहां पे किसी प्रकार की आप झोपड़ी और घर मकान नहीं गिराएंगे। इस पर मैं लास्ट तक अपने जिले के अधिकारियों से भी बात किया था, अपने वरिष्ठ नेताओं से भी लगातार बात किया था कि यहाँ पे मकान गिराना उचित नहीं है, क्योंकि वो जो जमीन है उसका आज तक घर गिराने के बाद भी किसी प्रकार का उपयोग नहीं हुआ, इसलिए वो अनैतिक था। अच्छा, बिल्कुल। और मेरे परिवार वालों को भी शामिल किया, मेरे समाज वालों को और अन्य लोगों को। उसमें लगभग 42 लोगों के ऊपर मुकदमा बनाया। हम लोग जेल भी गए, फिर जमानत में आए। हमने अपनी वरिष्ठों को बात किया तो अब माननीय राज्य शासन ने उसको वापस मुकदमा लेने का भी एक पत्र लिखा था कि इनके ऊपर अनैतिक मुकदमा है। उसमें तो बहुत सारे ऐसे साथी थे कि मेरे परिवार के लोग कैमरे में दूसरी जगह बैठे हुए दिखाई दी, फिर भी गिरफ्तारी हुई। चलिए आरोपों की बातें होगी, फिर आते हैं विकास कार्यों पर। आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं वर्तमान में? बिल्कुल। और सांसद प्रतिनिधि हैं और मझगवां विकास खंड का मुख्यालय है मझगवां ग्राम पंचायत। बिल्कुल। काफी लंबे अरसे से लोगों को ग्राम पंचायत का नाम बदल कर कहने का मतलब नगर पंचायत हो जाए। इसमें उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी घोषणा की थी। बिल्कुल। कैलाश विजयवर्गीय भी आए थे, वो भी घोषणा किए। काफी लंबे समय से घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन मझगांव को अभी भी नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया। तो एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या भरोसा दिला सकते हैं कि नगर पंचायत का सुख यहाँ के लोगों को मिलेगा, या फिर घोषणाएं भी होती रहेंगी सरकार की तरफ? देखिए, उस समय 2017 में जनता की मांग पर नगर पंचायत बनाने के लिए उस समय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा किया था। इसके बाद पूरी फाइल भी कंप्लीट हुई। चूंकि मझगवां की उतनी जनसंख्या नहीं थी जितनी वोटर में होना चाहिए, इसके बावजूद हम लोगों ने उस समय भी प्रयास किया था कि हमारा पटनी का कुछ क्षेत्र और देवलाहा का कुछ क्षेत्र जोड़कर इसको नगर पंचायत बनाने का एक प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव भेजने के बाद वो राज्य शासन में गया और आचार संहिता लग गई। और जब आचार संहिता लग गई, इसे 15 वार्डों में भी विभाजित किया गया था और आचार संहिता लग गई और कांग्रेस की सरकार आ गई। जब कांग्रेस की सरकार आ गई, 1.5 सालों तक रही, कांग्रेस ने फिर इसको नगर पंचायत नहीं बनाया। अच्छा, पेंडिंग पड़ी रही। फिर जब उसके बाद भाजपा की सरकार बनी, कुछ लोगों ने मांग किया, तो पुनः एक बार हम लोगों ने फिर इसको 22 में एक प्रस्ताव राज्य शासन को दिया। जाने के बाद प्रस्ताव यहाँ से चला गया, भोपाल में पेंडिंग था। मुख्यमंत्री जी, चूंकि शिवराज जी उस समय 23 में भाजपा जब जीती तो बदल गए। डॉक्टर मोहन यादव जी आए और चित्रकूट में एक कार्यक्रम थे, उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मझगवां एक नगर पंचायत से भी अच्छी व्यवस्थित पंचायत है, क्योंकि यहाँ का जो टाउन और व्यापारिक क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ना आप जयद्वारा में पाएंगे, ना आप बेलसिंहपुर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आसपास के वो लगभग 40 किलोमीटर एरिया का व्यापारिक यहाँ पे आते हैं। तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से जब हम मझगवां का कोई ऐसा कार्यक्रम बनेगा तो निश्चित रूप से हम उसको नगर पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने पुनः उसको प्रस्ताव भेजा है और जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर दौरा होगा तो पूरा प्रयास होगा कि हम मझगवां को नगर पंचायत बनाने का जो अंतिम प्रकाशन बाकी रह गया था, बाकी तो मुझे गजट नोटिफिकेशन रह गया था, बाकी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, तो उसको प्रयास करेंगे कि मझगवां जल्द ही नगर पंचायत हो। अगले चुनाव तक नगर पंचायत होने की उम्मीद है। पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारी मझगवां वासियों को भरोसे के साथ आप कह सकते हैं बात? देखिए, ये तो मुझे बनाना नहीं है जी, लेकिन मैं पूरा प्रयास में लगा रहता हूँ कि हमारा मझगवां नगर पंचायत बन जाए। मझगवां विकास खंड में एक हिसाब से माना जाए तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी। क्षेत्र में जाओ तो हर 10 स्कूलों के बीच में 8 स्कूलें जर्जर हैं। कहीं शौचालय नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, कहीं तो मास्टर एक शिक्षक है और 1 से 8वीं तक की विद्यालय संचालित है। ऐसा भी डेटा है हमारे पास। आपकी भाभी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, चेहरा आपके नाम से चुनाव लड़ा गया था पर महिला सीट थी। सांसद प्रतिनिधि भी हैं और एक जागरूक क्षेत्र के नेता और नागरिक भी हैं। उस हिसाब से भी चूंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है विकास के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, इस पर क्यों नहीं ध्यान जा रहा? ना तो यहाँ की स्कूलें मरम्मत हो रही, ना तो शौचालय, किचन सेट नहीं है। मध्याह्न भोजन के यदि खाना भी बनता है तो वहाँ 4 महीने बारिश की बूंदे लगातार अंदर भरी रहती, घास जमाती। इस पर क्या आप विचार कर रहे हैं? क्या देखिए, अभी जैसे आपने पहले मझगवां की बात किया, तो मझगवां की बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी हम लोग मझगवां विकास खंड के क्या बिल्कुल बहुत सारे विकास खंड में हम लोगों ने देखा है कि बिल्डिंग जर्जर है और बहुत सारी बिल्डिंगें जब जर्जर हैं तो हम लोगों ने क्षेत्र का दौरा भी किया था। तो जहां जहां ऐसे मामले आते हैं वहां हम लोगों ने बिल्डिंग बनाने का भी प्रयास किया है। एक साथ तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोगों ने, आपने देखा होगा, लालपुर पटियार गए थे, हमारा था, माननीय सांसद जी का था, माननीय विधायक जी थे,
वहाँ भी हम लोगों ने तत्काल विभाग से बात करके वहाँ एक नई बिल्डिंग देने का प्रयास किया। बहुत सारे जर्जर हुए हैं। हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब से और अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करके हमारे इस क्षेत्र को डीएमएफ मद है, उस मद से बहुत सारे विद्यालयों का मरम्मत हो रहा है और नई विद्यालय भी बन रही है। ये संभव तो नहीं है कि एक साथ सभी विद्यालयों नहीं, एक साथ संभव नहीं है, लेकिन विद्यालय में सबसे ज्यादा कमी तो मतलब शौचालय तो लगभग नहीं है भी तो वहाँ पानी नहीं है, ऐसा तो है। और शौचालय चूंकि एक अलग भी योजना है स्वच्छ भारत मिशन की, तो उस योजना से भी विद्यालय में शौचालय, चूंकि महिलाएं लड़कियां वहाँ की छात्राएं छात्र अलग अलग रहते हैं, कोई भी प्राइमरी या कि मिडिल स्कूल में बहुत कम मिलेंगे संचालित अवस्था में, बने तो है पर उन पर कोई उपयोग नहीं होता। देखिए, इसमें प्रदेश सरकार ने भी एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि हम लोग एक आने वाले समय में, अभी तो हम लोग मुख्यालय जैसे मझगवां में एक सीएम राइट बन रहा है, शायद आपके भी संज्ञान में होगा, और उसमें इतनी सुविधा युक्त विद्यालय बनेगा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि शिक्षा का स्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी हमारा मझगवां में हमारे जनपद प्रांगण के पास ही एक सीएम राइट विद्यालय लग रहा है, क्योंकि वो भी बहुत सुविधा युक्त है, वहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन आसपास के 15 किलोमीटर के क्षेत्र के बच्चे उसमें, क्योंकि जो सीएम राइट उसका संदीपनी विद्यालय का मूल उद्देश्य है, वो 15 किलोमीटर के आसपास के बच्चे उसमें बस की सुविधा दी जाएगी और वहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा। उसी के तहत हम लोगों ने, चूंकि मझगवां में जगह नहीं थी, तो मझगवां से लगा हुआ एरिया मिचकुरिन, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना था कि जहाँ पे विद्यालय हो वो थोड़ा सा बस्ती से हटके हो, क्योंकि यहीं पे पहले डिजाइनिंग हो गया था, आज का वो विद्यालय बन जाता, लेकिन उसमें मैंने ही रोक लगाई थी और मैंने उसमें प्रयास किया था कि ये थोड़ा सा बस्ती से हटके अगर बनेगा तो निश्चित रूप से एक पढ़ाई का जो माहौल होता है, माहौल बनेगा, वो बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं उस समय डिजाइनिंग यहाँ हो गया था, मैंने भोपाल में बात किया, अपने अधिकारियों, जिला कलेक्टर से भी बात किया, तो उन्होंने इस बात को समझा और उसको हम लोगों ने मिचकुरिन में बनाने का प्रयास किया। अभी उसका काम चालू है, क्योंकि उसका डिजाइनिंग मझगवां का बन गया था, उस एरिया में उतने को बनाना था, इस चक्कर में 1 साल डिले हुआ, नहीं तो आज वो बिल्डिंग बन जाती। और जैसा कि आपने कहा टीचर नहीं है, सच बात है कि हमारे क्षेत्र में टीचरों की कमी है, लेकिन हमारे अतिथि शिक्षकों की जो माध्यम से, उनके भी बहुत अतिथि शिक्षक वहाँ रहते हैं, पर वो अब चाहे स्कूल ना जाए, दर्ज जाए, पर कई बार हम गए तो वहाँ टीचर नहीं मिलते। नहीं, अगर ऐसी कहीं शिकायतें हैं आप लोग हमें फोन करिए, संज्ञान लेने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बताइए। मैं अभी जब हम लोग स्कूल जैसे चालू हुए हैं, इसके बीच में हम लोगों सभी की एक बैठक बुलाएंगे और प्राचार्यों से चर्चा करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अगर उसकी अतिथि शिक्षक में भर्ती हुई है, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो समय से उपस्थित ना हो, और जब तक स्कूल चले तब तक वो वहाँ पे क्लास में बच्चों को पढ़ाए ना। अगर ऐसी शिकायतें आती तो निश्चित रूप से जी इसको एक जन जागरूकता अभियान भी चलाना पड़ेगा। एक व्यक्ति कोई पूरा पहाड़ नहीं कर सकता, निश्चित रूप से हमको इसमें लोगों को, स्थानीय वहाँ के सरपंच हैं, हमारे उप सरपंच भी उस पंचायत के शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। कोई अगर वो भी संगठन करना चाहे तो उसका आपका सपोर्ट रहेगा सर्वेक्षण अभियान के लिए? बिल्कुल, पूरी तरह से सहयोग करूंगा, और अगर ऐसी जहां शिकायतें मिलती हैं हम लोग साथ में चल के उन पर कार्रवाई कराने का भी पूरा प्रयास करेंगे। काफी लंबे समय से, करीब 4 साल हो गए, 3-4 साल चित्रकूट क्षेत्र में विधायक भी भाजपा के हैं, जिला में सांसद भी भाजपा के हैं, और प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री भी भाजपा के हैं। चलिए, ये बात ठीक है कि चित्रकूट क्षेत्र में काफी लंबे समय से कांग्रेस के विधायक थे, काफी अंतराल रहा बीजेपी के विधायक बनने में, लेकिन फिर भी 3 सालों में मझगवां की जो पेयजल व्यवस्था है वो अभी तक क्यों नहीं सुधर पाई? हर साल मतलब गर्मियों में पानी की किल्लत होती है, लोग त्राही त्राही करते हैं, पानी चिल्लाते हैं, टैंकरों की व्यवस्था होती है, लेकिन फिर भी हर साल नतीजा वही रहता है कि पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। इसके लिए जब तक हम लोग एक स्थायी उपचार नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अभी हम लोग पीने के पानी की भी एक व्यवस्था तो कर रहे हैं कि हमारी ये पाइपलाइन जैसे पूरी रेडी हो जाएगी और नल जल से उनको घर घर तक पानी देने का काम करेंगे, लेकिन समस्या क्या है, पानी एक ऐसी चीज है कि इसे आप व्यवस्थित नहीं कर सकते। हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया था पिछले साल भी कि हम लोग यहाँ 1-2 ट्यूबवेल, अभी हम लोगों ने 10 दिन पहले मेरी काफी अधिकारियों से बहस हुई तो उन्होंने हमें मझगवां को 3 नए ट्यूबवेल दिया है, 2 स्कीम के और एक हम मैकेनिकल विभाग से कराए हैं, जिसका चूंकि एक प्रक्रिया है, टेंडर, तो उसका टेंडर हुआ है, बहुत जल्दी 3 नए ट्यूबवेल हम मझगवां में कराएंगे, लेकिन इससे पर्याप्तता नहीं होगी। अभी हम लोग एक टंकी बनाने का भी स्वीकृत हो गई है, उसके लिए भी हमने अधिकारियों को कहा है कि अब जल्द से जल्द एक जगह तय कर लीजिए। क्या अगली गर्मी तक वो टंकी बन जाएगी, लोगों को पानी मिलेगा? बिल्कुल, मैं 100% आपको बता रहा हूँ, तो 6 माह के अंदर वो टंकी बन जाएगी। हम लोगों ने उस जमीन का भी एक चयन किया है, तालाब के नीचे एक शासकीय जमीन है जहाँ लोग वो क्या बोलते हैं, पंप लगा लेते हैं, जिसके कारण जो पानी 2 इंची आता है वो पूरा पानी निकल जाता है, क्योंकि वो 2 इंची ही पानी दे पाता है। तो अभी हमने इसकी एक विकल्प खोजा है
कि अभी हम लोगों ने एक हफ्ते पहले अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठे थे, उसमें विकल्प ये निकला कि हर वार्ड में हम लोग एक नीचे एक जल को स्टॉकेज करेंगे और फिर पंप के माध्यम से उसको हम पानी छोड़ेंगे। तो उसमें 5-5 HP के पंप चलेंगे और फिर पानी छोड़ेंगे पाइप में, तो स्पीड से जाएगा, तो उनको लास्ट तक पानी, जहां तक वो पाइपलाइन है, इसका पहला प्रयास हम लोगों ने अभी रेलवे के उस पार कर दिया, जल्दी वो चालू हो जाएगा, अभी उसमें काम के लिए टेंडर हो गया है। दूसरा भी हमने सोचा मिचकुरिन को बनाने के लिए एक हम हनुमान जी के पास इसको बनाए, स्टॉकेज करेंगे और स्टॉकेज करने के बाद वहां पे देंगे। क्योंकि क्या हुआ कि मिचकुरिन पहले पानी इसलिए पहुंचता था कि जो एक लाइन गई थी उस लाइन में सेपरेट लाइन थी, उसमें कोई कनेक्शन नहीं थी। चूंकि अब लोकल की राजनीति है, लोगों ने उसमें कनेक्शन ले लिया, तो जो पानी वहां मिचकुरिन पहुंचना चाहिए वो पानी यही लोगों को मिल जाता है, वो वहां तक आगे पहुंचने पे। इसके लिए हमने एक विकल्प निकाला। उसके पहले पहुंच जाता था सप्लाई, उस लाइन में पहले कनेक्शन नहीं थे, लेकिन उसी लाइन में लोगों ने कनेक्शन ले लिया। पानी की खपत यहाँ ज्यादा हो गई, तो पानी वहां की तक पहुंच नहीं मात्रा, पाता, इसलिए वहां पानी पहुंच नहीं। तो इसीलिए हमने वहां पे एक जमीन के अंदर टैंक बनाकर ये बनाने का बहुत जल्दी, आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि मझगवां में पानी की समस्याएं दूर होंगी। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों अरबों रुपए हर साल स्वास्थ्य पर, एक पोषण अभियान पर खर्च कर रही है। सतना जिले का एक मझगवां विकास खंड ऐसा है जो अक्सर हर साल कुपोषण के मामलों पर हाईलाइट रहता है। मुख्यमंत्री भी संज्ञान लेते हैं, लिहाजा हर साल कहें कि फिर 1-2 साल का अंतराल भी मान लें, पर कुपोषण से अक्सर मौतें होती रहती हैं। किसकी जवाबदेही तय करेंगे, सरकार की कि प्रशासनिक कर्मचारियों की? देखिए, हम किसी इस साल 2-3 बच्चों की मौत हो गई, एक महिला की मौत हो गई। आरोप तो नहीं लगा सकते, लेकिन सच बात यह है, जब तक हम लोग जमीन की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। बिल्कुल, आरोप नहीं है तो स्पष्ट है कि इसमें तो निश्चित रूप से प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी है, लेकिन इसमें हमें भी एक जन जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। प्रशासन के पास तो करोड़ों का फंड है, जागरूकता अभियान का भी नहीं, जन जागरूकता का अभियान चलते रहते हैं लगातार, लेकिन अभियान का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे संगठन भी काम कर रहे हैं, कुपोषण पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जरा सा भी, जैसे हमारी आशा बहनें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं घर घर जाती हैं, निश्चित रूप से अगर ऐसी शिकायतें आई हैं उन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये कोई विकल्प नहीं है। हमको इसको जमीन में, पूरे ग्राउंड में जाकर कुल मिला के प्रशासनिक अमले को जमीन पे काम करना पड़ेगा, नहीं हो रहा है। साथ में जनप्रतिनिधियों को भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा। स्थानीय सरपंच को, स्थानीय हमारे पंचायत का सचिव है, रोजगार सहायक है, उनकी भी जवाबदारी तय हो कि लोगों की थोड़ा सा भी सूचना हो, उसको तत्काल हमारे यहाँ NRC है उसमें भर्ती कराएं उनकी पूरी तरह से। लेकिन अगर ये कुपोषण मेन समस्या क्यों है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। किस कारण है कि वो क्यों जाते हैं कुपोषण, वो क्यों, इस पर मेन ध्यान देने की जरूरत है। और निश्चित रूप से अगर हम लोग इस पर निजात पाए कि कारण क्या है, क्योंकि ऐसा तो मुझे नहीं लगता मतलब कि हमारे क्षेत्र में कोई व्यक्ति जिसको पर्याप्त मात्रा में अनाज न मिल पा रहा हो। ये जरूर चीजें हैं कि पौष्टिक चीजें अगर उसको नहीं मिल पा रहे तो उसको हमें उपलब्ध कराने की हमारी सबकी जवाबदारी है। और हम लोग ऐसा भी करें कि एक, मैं बहुत पहले ही कहा था कि हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, मैंने एक बैठक में भी कहा था, उसका लोगों ने स्वागत भी किया, लेकिन उसको अमल नहीं कर पाए। मेरा प्रयास ये था कि सारे जनप्रतिनिधि एक एक आंगनवाड़ी को और समाज के जागरूक नागरिक एक एक आंगनवाड़ी को गोद ले ले और वहां पर जाके व्यवस्थित देखें कि क्या वहां पे बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने लोगों के आना। ये देखिए, जब हम लोग जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से जो चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, अगर हम मान लीजिए हम उसी आंगनवाड़ी के पास में रहते हैं और 10 बजे हमारी आंगनवाड़ी खुल गई और हम जाके वहां पे देखा कि कितने बच्चे हैं और बाद में हमने रजिस्टर देख लिया, तो निश्चित रूप से जागरूकता हमारे अंदर लानी पड़ेगी। और जब हम पूरा समाज एकजुट होकर काम करें। आंगनवाड़ी केंद्रों में सहायिका और कार्यकर्ता का ये काम, ये आरोप ऐसे हैं हमारे पास, उसके मतलब प्रूफ है। बच्चे आते भी नहीं हैं और वो बच्चों की उपस्थिति दर्ज करके रजिस्टर मेंटेन करके विभाग को दे देती, लेकिन बच्चे वहां वास्तव में नहीं आते। लेकिन इसमें प्रशासनिक तंत्र को जमीन पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है। बिल्कुल, अब बच्चे आते नहीं है तो कुपोषित है कि सुपोषित है पता तब चलता है जब वो लास्ट। मैंने आपसे यही कहा कि हमें समाज के सभी नागरिकों को इसको जागरूकता लाना पड़ेगा, समाज की सभी जनप्रतिनिधियों को जागरूकता लाना पड़ेगा कि समाज के जो आसपास के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उन आंगनवाड़ी वालों को निरीक्षण करें। क्योंकि हम एक आम नागरिक होने के बाद भी हम निरीक्षण कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जनप्रतिनिधि ही निरीक्षण करें। जनप्रतिनिधि का दायित्व है, लेकिन उनके बहुत सारे काम भी होते हैं, क्योंकि कभी बैठक हुई, कभी बहुत सारे कामों से बाहर भी जाना पड़ा, तो आम नागरिक भी इसमें लाए और उसको हम तक विषय पहुंचा, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, वो चाहे जो भी हो। आप अक्सर मझगांव में ही रहते हैं, आपका कार्यालय है, लेकिन मझगांव में भी बहुत ऐसे परिवार हैं, गरीब परिवार, जो पीएम आवास योजना से अभी भी छूटे हैं। जबकि दूर की बात हो तो एक बार हम आपसे सवाल न करते कि आप हर जगह नहीं पहुंच पाते, पर यहाँ के जो वास्तविक कुछ नई बस्ती में है, आदिवासी टोला में है, कुछ आपके ऑफिस के पीछे भी ऐसे घर हैं जहां पर अभी भी पीएम आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया गया। गड़बड़ी कहाँ कैसे हो रही, जबकि ये आपकी नजर में भी है कि जब 2011 का जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे को उठाकर 2014 में प्रधानमंत्री आवास देना शुरू किया गया।
और जो 2011 में जिन लोगों के नाम जुड़े उन लोगों को तो आवास मिल गया, लेकिन जो लोगों के नाम छूट गए उन लोगों को आवास नहीं मिला। लेकिन 2017-18 में एक सर्वे हुआ था आवास प्लस का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लोगों के नाम नहीं जुड़े। ये बहुत सारी पंचायतों में हुआ, वही मझगमा बस में नहीं, पूरे विधानसभा में, पूरे प्रदेश में भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने आपसी रंजिश के कारण या क्षेत्र के कारण या किसी भी कारण जिनको जहां वोट नहीं, उन लोगों ने उनका आवास प्लस में नाम नहीं जुड़ा। लेकिन जब नाम नहीं जुड़ा तो हम कैसे उनको दे सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत का एक ऐसे नियम है कि जब तक उसकी सूची में नाम नहीं होगा तब तक हम उनको आवास नहीं दे सकते। लेकिन जैसे अभी 2024 और 25 में उनके नाम जोड़ने का हुआ, सर्वेक्षण हुआ है, सर्वेक्षण हुआ, तो आप समझिए इसी मझगांव में हमने 500 से अधिक नाम जोड़े और आने वाले समय में जैसे वो सूची से नाम मिलना चालू होगा तो कोई भी व्यक्ति, उसमें भी तो अभी कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे। मैंने सभी को कहा था कि अगर वो बहुत बड़ा आदमी नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लगातार काम किया हूँ, मैं स्पष्ट रूप से कहा हूँ कि अगर वो बहुत बड़ा आदमी नहीं है और किसी का अगर छोटा मोटा मकान बना है उसको भी हमें आवास देना है। पहली सूची में हम उनको तय करें जिनके पास एक भी मकान नहीं है, कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, और दूसरी सूची में मैं उन लोगों को भी दिलाने का काम करूंगा अगर किसी का छोटा सा मकान बना है और अगर वो छोटी सी इनकम भी करता है तो मैंने अपने अधिकारी कर्मचारियों को साफ कहा था कि उन लोगों को भी नाम जोड़ना है, क्योंकि हमारी प्रदेश की सरकार सभी को मकान बनाने का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में 2029 या 2034 तक हमारे एक व्यक्ति को पक्का मकान बनाने का काम करेंगे। कुछ देर पहले आरोपों की बात हो रही थी, एक बात और दिमाग में आ गई। आरोप ये भी आप पर लगता रहता है कि आपकी भाभी ब्लॉक अध्यक्ष हैं और आप उनकी कुर्सी पर जाके रुतबा दिखाते हैं, कर्मचारियों को निर्देश देते हैं, तो वो ब्लॉक अध्यक्ष के पावर से देते हैं आप, या फिर एक काम कैसे, क्या है, क्या सफाई बात तो ये है कि जब मेरी भाभी अध्यक्ष नहीं थी जी, देखिए अधिकारियों को निर्देशित करना या अधिकारियों को काम कराना, मैं 2015 से सांसद प्रतिनिधि हूँ, लगातार राज्य, और ये मेरा दायित्व है, पहले भी था अभी भी हूँ, ये मेरा दायित्व है कि अगर कहीं कुछ कमी है तो अधिकारियों से चर्चा करके उसको सही करना। अब जैसा कि आपने आरोप लगाया, नहीं मैं आरोप नहीं लगा, जैसा कि आरोप ऐसे लगे, मैं जवाब पूछ रहा हूँ आपसे। आप देखिए कि मेरी भाभी जनपद अध्यक्ष और वो एमएड है जी, लगातार वो बैठकों में जाती हैं जहां उनको ऐसा लगता है कि जिन बैठकों में वो लगातार सभी बैठकों में उपस्थित पाई हूँ। क्योंकि मैं जनपद पंचायत में हूँ तो सांसद प्रतिनिधि की हैसियत से काम करता हूँ, कभी भी मैंने उनकी कुर्सी में बैठने का आज तक कोई एक प्रूफ कोई नहीं दे सकता। मान लीजिए कभी ऐसी बात है कि कभी आपकी भाभी जो भी वर्तमान में जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं और वो आपकी विचारधारा से हट के विधानसभा का चुनाव लड़े, तो फिर आप क्या कहेंगे? ये उनका पर्सनल मामला है। ये उनका पर्सनल आप उसमें आप संगठन के साथ है, मैं जब संगठन निर्देश करेगा कि अब आपको एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे इस दायित्व में काम करना है, क्योंकि एक मतलब एक अलग चर्चा है। वैसे एक बात हो भी सकती है, क्योंकि चित्रकूट क्षेत्र में एक महिला प्रत्याशी का अचानक से आ जाना मतलब लोगों के लिए काफी चौंका देने वाली बात होगी, क्योंकि लोकप्रियता के साथ साथ वो एजुकेटेड भी है, शालीन भी है, पढ़ी भी है, और व्यक्तियों का मतलब एक सिंपैथी वाला भाव मिलेगा। तो यदि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा हो सकता है कभी? देखिए ये पार्टी का निर्णय है, नहीं पार्टी से नहीं, मैं व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ। देखिए ये मेरा यदि वो आज ब्लॉक अध्यक्ष हटने के बाद, कार्यकाल पूरा होने के बाद, यदि उनको लगा कि मैं कुछ करूं, समाज मुझे कहता है, मुझे आगे कर रहा है, और आप पार्टी के मार्गदर्शन में हैं, वहां पर आपके सामने धर्म संकट पैदा होगा, क्या करेंगे? कभी नहीं, मैं पार्टी और संगठन के साथ हूँ, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, फिर भी वो भाजपा के साथ है, लगातार भाजपा के साथ काम कर रही हैं, उसमें उन्होंने कार्य समिति हैं, कार्य समिति सदस्य हैं, और वो भी भाजपा के साथ रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी किसी के पर्सनल चीजों में मैं कैसे जी बिल्कुल। एक और बात है कि चाय की कहानी और प्रधानमंत्री जी के कुर्सी तक की कहानी पूरा देश जानता है। वही सवाल आप पे लागू होता है कि एक छोटी सी किराना की दुकान या फिर ये कहें कि कुल्फी का व्यापार, और धीरे से फिर अचानक से धन वर्षा और इतना बड़ा होता क्षेत्र में, जिले में, चित्रकूट विधानसभा में, क्या कौन सा राज है धन वर्षा का? देखिए क्या है, जब आप काम करते हैं जी, तो पहले तो मेरा पूरा परिवार एक व्यापारिक, लगातार हमारे पूरा परिवार आप देखेंगे किसी ना किसी बिजनेस से जुड़ा होगा, कोई व्यक्ति हमारा खाली नहीं, चूंकि हमारा बड़ा परिवार है, हम लोग 7 भाइयों हैं और सभी लोग काम करते हैं। मैं भी जब राजनीति क्षेत्र में आया तो पहले स्कूल में जब पढ़ाई करता था, फिर जाके अपना किराने की शॉप में बैठता था, क्योंकि ज़्यादा बड़े भाई लोग बाहर रहते थे, बाहर पढ़ाई करते थे। इसके बाद जब हम सक्रिय राजनीति में आए तो मैंने बिजनेस से थोड़ी दूरियां बना ली, लेकिन आज भी मैं राजनीति में
मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो फुल टाइम राजनीति करता हूँ, मतलब साल के 365 दिन कुल मिला के व्यापार के माध्यम से आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है पूरा। कि आपकी खुद की अलग से कोई मतलब मैं इस धनवर्षा के पीछे कोई राज है कुछ? नहीं, ये सच बात है कि मेरा पूरा परिवार राजनीति व्यापार करता है और व्यापार से ही इनकम होके हम लोगों ने आगे बढ़ने का एक प्रयास किया है और मेरा पूरा जहाँ सपोर्ट की बात है पूरा परिवार मेरे साथ है। जिला के किस नेता से आप ज्यादा प्रभावित अपने सतना जिले? देखिए जिले में तो देखिए मैं जब राजनीति शुरू किया तो राजनीति में पहली सीढ़ी मेरी माननीय सांसद जी रहे गणेश सिंह जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी रहे और आज भी माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे जिले में काम कर रहे हैं। सांसद जी लगभग 20-25 साल से सतना जिला के सांसद हैं और वर्तमान में आप भी सांसद प्रतिनिधि हैं। उस हिसाब से तो सवाल ये भी बनता है, इसके पहले सांसद जी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चित्रकूट क्षेत्र में ओबीसी समाज के लिए सांसद से हटके यदि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ओबीसी समाज के जन कल्याण समिति के, तो ओबीसी समाज के लिए कोई तो चार काम जो उन्होंने विशेष किया हो या कि फिर चित्रकूट क्षेत्र के लिए जिसका एक अलग जिक्र हो, देखिए जो एक विरासत टाइप मिली हो इन 25 सालों में। देखिए वो लगातार पहले तो बता दूं तो हमेशा सर्व समाज को लेकर चलने वाले नेता हैं। उनको ओबीसी कमेटी का चेयरमैन बनाया, दायित्व दिया गया है। बिल्कुल, तो वो पूरे देश में अलग अलग देशों प्रदेश में जाकर चिंतन करते हैं। उसमें आपने देखा लगातार उनके सभी प्रदेशों में दौरा होते हैं और वहाँ की प्रदेश की क्या समस्याएं हैं उनको उजागर करके आपने देखा कि मुझे लगता है कि कानूनी अधिकार चूंकि 27% आरक्षण के लिए उन्होंने जब इसके पहले वाले कार्यकाल में रहे तो उसको लागू कराया था, जो उन्हीं की सरकार फिर उस पर स्टे ले आई उसको। अब देखिए कोर्ट का मामला है, कोर्ट में विचार है, चल रहे हैं, तो लगातार वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं चित्रकूट क्षेत्र में कोई विशेष कोई कार्य जो यहाँ पे वो दिए हो अपने सांसदीय कार्यकाल में? देखिए चित्रकूट में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, भगवान राम की लोक बनाने का काम किया था और मतलब काम चल रहे हैं, जिसमें पूरे चित्रकूट में अगर बात हम केवल चित्रकूट की करें, चित्रकूट क्षेत्र की बात है, हम टोटल अभी चित्रकूट नगर पंचायत की बात करें तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं। फिर चाहे वो अभी हमारा सतना से चित्रकूट का 4 लाइन का बात हो, चाहे पूरे चित्रकूट क्षेत्र में पहुंच मार्गों की बात हो, बहुत सारे प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से उन्होंने इस चित्रकूट विधानसभा को बहुत ग्रामीण अंचलों को जोड़ने का काम किया हो, चाहे चित्रकूट के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दौरी सागर बांध की हो। देवरी सागर बांध का श्रेय तो विधायक जी लेते हैं कि वो तो मैं बना रहा हूँ। देखिए किसी भी मतलब आए दिन मीटिंग और वो कि देवरी सागर जल्दी पूरा हो, ये है सबसे बड़ी मेरी पीड़ा है, तो वो वाकई सांसद जी की प्राथमिकता है उसमें कि विधायक जी की? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की और संत महात्माओं की मांग पर चित्रकूट को दौरी सागर बांध की उपलब्धि मिली। हमारी इसमें प्रदेश की सरकार ने सभी लोगों की मांगों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, हमारे विधायक की, हमारी सांसद की और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की मांग पर दौरी सागर बांध 2023 में उसका प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारत सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JB नड्डा जी ने उसका भूमि पूजन किया था और वो आपने देखा है कि उसका काम चालू है। सभी जनप्रतिनिधि मिलकर उसका प्रयास किया। कुल मिला के सांसद जी का बस कुछ नहीं है, यदि उनके नाम से सभी जनप्रतिनिधि मिलके ही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें क्षेत्र में काम होते हैं तो ऐसे कोई काम जिसने मांग, ऐसे 1-2 और काम जिस पर ये होगी सांसद जी की देन है। ये देखिए सतना में इतने सारे काम हुए, चाहे आप मैहर का, सतना से मैहर की बात करेंगे तो 4 लाइन की बात हो, चाहे आप मेडिकल कॉलेज की बात कर लो, सतना स्मार्ट सिटी की बात कर लो, बहुत सारे ऐसे काम जो आप देखेंगे सतना जिले में काम चल रहे हैं और वो माननीय सांसद जी और माननीय हमारे प्रदेश के सभी और जिले के सभी नेताओं की मांग पर ये सभी चीजें मिलती हैं। ये तो रोड और ये पानी, ये तो कोई भी सरकार होगी बनाएगी, बनाती है। चित्रकूट क्षेत्र की जो इतना आंचलिक क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए आज तक मझगवा क्षेत्र में एक तो हॉस्टल नहीं ओबीसी समाज का, और इस बात के लिए हम सांसद जी से कई बार मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आपसे अब इस सवाल को आपसे पूछते हैं कि क्या
जैसे मझगांव टाउन में करीब 50 किलोमीटर दूर से भी ऐसे बहुत ओबीसी और गरीब किसान लोगों के लड़के हैं जो मझगांव तक आना जाना रोज का अफोर्ड नहीं कर पाते उनके माता पिता, और उनके गांव में 10वीं के बाद कोई 12वीं के बाद में 12वीं के लिए भी उनको करीब 20-30 किलोमीटर जाना पड़ता है। वो डेली का ना किराया 100 रुपए वहन कर सकते, ना तो रोज का आना जाना रोज हो भी नहीं पाता। यदि मझगांव क्षेत्र में एक हॉस्टल के यदि प्रस्तावित किया जाए तो क्या ये सांसद जी को अगर सरकार में ऐसे संज्ञान में ऐसा नहीं, सरकार में ऐसे नियम हैं तो निश्चित रूप से इस विषय पर हम उनसे चर्चा करेंगे। ये बहुत जरूरत की चीज है, क्योंकि ये सरकार की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि ये क्या सरकार ऐसे ओबीसी के लिए कोई हॉस्टल बनाती है, पर सपना में है, दो है। ऐसा है तो निश्चित रूप से हम इस विषय को माननीय सांसद जी तक रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि ऐसा बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे, ये आपने सही कहा कि चूंकि मझगांव मुख्यालय है, लेकिन कोई एक समाज के लिए नहीं, वो ओबीसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस लहजे से पूछ रहा हूं। देखिए ये कोई एक समाज के लिए नहीं, मैं व्यक्तिगत बिना संकोच के कहना चाहता हूँ कि हमें सभी समाजों को लेकर जाना है। यहाँ पे एसपीएससी के हॉस्टल है, सभी समाजों में आपने देखा होगा, चाहे सामान्य वर्ग से हो उनके भी समाज के रुकने की हमें व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो दलित समाज हो उनको भी हमें रुकने की व्यवस्था करनी चाहिए। सभी समाजों में संविधान में जिन चीजों का आज है, बजट है, कानून है, बजट है तो निश्चित रूप से हम इसको प्रयास करेंगे माननीय सांसद। क्योंकि मझगांव में एसपीएससी के हॉस्टल है, छात्रावास है, तो यदि ये सोचा जाए कि एसपीएससी काम क्यों करे, सबका करें, तो फिर उनका भी न बनता। नहीं, अगर नहीं वो तो करना है, लेकिन अगर संविधान में ऐसा कोई नियम है तो निश्चित रूप से हम उनसे चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ पे एक हॉस्टल बने, पूरा प्रयास करें। जब निर्माण कार्यों पर सबका नाम ही आ रहा है कि कोई भी काम सब कोई मिलकर करते हैं, एक सवाल फिर खड़ा होता है कि चित्रकूट के विधायक अक्सर गालियों से जूझे रहते हैं, घिरे रहते हैं, और आए दिन कोई ना कोई आइडियो वायरल होती है, तो क्या इसमें भी संगठन के सब लोगों का उसी तरह हाथ होता है जैसे निर्माण कार्यों? देखिए क्या है कि मतलब पीड़ा होती है सबको, हमको ये गाली देने कहाँ तक आप सही मानते हैं? क्योंकि आपकी किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी को भी, एक आम नागरिक को भी और एक अधिकारी को गाली देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने अभी कहा विधायक जी की, ऐसा नहीं है। विधायक जी ने, हमने तो कभी नहीं सुना, हमारे बहुत सारे मंचों में हमने नहीं साझा किया है, सुन सकते हैं आप फोन में, हमने बहुत सारे मंच में साझा करते हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने किसी को गाली दिया। ये सही है कि कुछ वीडियो में हम लोगों ने भी सुना है कि हम लोगों ने भी सुना है बहुत सारे वीडियो में जिसमें उसमें विधायक जी ने अपना पक्ष रखा है। अब उसमें उनका व्यक्तिगत मामला, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, आप सबके सामने उनका पक्ष है। उनकी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पीड़ा है या उनका स्वभाव है? गाली तो देते हैं। नहीं, देखिए जो व्यक्ति काम करता है उस व्यक्ति को पीड़ा तो होती है। भारतीय जनता पार्टी कैसा दल है, कैसी पार्टी है, क्या सैद्धांतिक है, क्या कैसा है, उसमें कुछ विशेष 2-4 चीजें अच्छाई बताइए। समाज के अंतिम व्यक्ति को भी कुछ भी बना सकते हैं। अच्छे काम करने वालों को यहाँ पे बहुत सारे मौके हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमें युवाओं को आगे लाना है और उसको ट्रायल के रूप में लगातार आपने देखा होगा कि कभी किस समाज से और कैसे कैसे व्यक्तियों को, मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि एक बार प्रधानमंत्री जी, हम लोग कोविड के टाइम में हमारे यहाँ एक किलौरा में एक महिला थी जो वहां पे सब्जी लगा रही थी और वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नजर वहां भी पड़ गई कि देखिए कोविड कार्यकाल में भी उन्होंने कितना अच्छा सब्जी का बगीचा तैयार किया और उसकी देश के मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने उल्लेख किया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, यहाँ पे समाज की अंतिम व्यक्ति को भी कभी भी कुछ मिल सकता है। यहाँ बहुत सारी संभावना। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है और सिद्धांतों से अपने समझौता नहीं करती। अंतिम छोर की यदि बात होती है तो अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को तो मौका देती है, लेकिन अचानक से कोई दूसरे दल का नेता आ जाता है जो कल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है, और दूसरे दिन वो दल में आ जाते तो उसको बीजेपी अडॉप्ट कर लेती तुरंत। उस समय सिद्धांत क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, जब वो किसी दूसरे दल में रहते हैं तो उस विचारधारा से प्रभावित रहते हैं। मतलब रातों रात 24 घंटे में जब कोई दल जहाँ रहता है वो उसकी भाषा बोलता है, लेकिन जब वो हमारे दल में आता है तो आप फिर यहाँ सिद्धांतों की बात, जब हमारे यहाँ दल में आता है तो यहाँ पे सिद्धांत और पार्टी निर्णय ही सर्वमान्य है, तो वो यहाँ की विचारधारा से वो ढल जाता है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सिद्धांत और नियम ही चलेंगे। यहाँ पे
चूंकि उस वो दूसरे दल में है, उस विचारधारा में अगर वहां पे अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो कैसे अपने आंखों को खुश करेंगे? मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है नहीं। उसमें रात भर में ढाल दिया जाता है उनको। रात भर में नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जब वो वहां पे दबाव, बस देखिए जब कोई दल छोड़ता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित अपने आप को महसूस करता है, या फिर उसकी विचारधारा के विपरीत उसको काम करना पड़ता है, तब तो वो दल छोड़ रहा है। जब वो कोई लेकिन अपने राजनीतिक कैरियर से अभी तक वो बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल अपोजिट। देखिए और दूसरे दिन वो सदस्यता लेते हैं जैसे राघव चड्ढा, वो बीजेपी अचानक से उसको मतलब एकदम से अडॉप्ट कर लेती, बिना न कोई संगठन की उसकी वो, न कोई विचारधारा, न कोई भूमिका। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए क्या वो भाजपा ही क्यों ज्वाइन करते? उनकी विचारधारा थी, क्योंकि वहां पे वो काम कर रहे थे तो अपने आप को बहुत दबे हुए महसूस कर रहे थे। क्योंकि उनको जब मौका मिला कि नहीं अब मुझे इस दल को छोड़ना चाहिए, ये मुझे लगातार पार्टी दबाव बना रही है कि मुझे ऐसा बोलना है जो कि अनैतिक है, उस चीज को जब महसूस करते हैं तो भाजपा में आ जाते हैं। और भाजपा की रीति नीति चूंकि उनके विचारधारा में है, लेकिन वो दूसरे दल में ऐसी बात इसलिए कि जो कि पार्टी के आगा जो है वो उनको निर्देशित करते हैं, इसलिए मजबूरी में उनको कहना पड़ता है। लेकिन जब वो इस दल में आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं अभी तक हमने गलत किया, इसीलिए फिर वो उस विचार, आपने देखा होगा भाजपा में जो आता है बहुत जल्दी जाने की कोशिश नहीं करता। आप 1-8% की बात मैं नहीं कहता, लेकिन अब जो यहाँ आया है वो हमारा पूरा परिवार है, परिवार के हिस्से हैं और सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। यदि अचानक से देश भर में भारतीय जनता पार्टी से जो अन्य दलों से लोग आए हैं पार्टी में, उसी तरह अचानक से चले जाए तो देश में क्या होगा? कई राज्यों में शायद सरकार गिर जाएगी, केंद्र से सरकार गिर जाएगी। इस हिसाब से तो लगता है अधिकांश राज्यों में ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ नेता नहीं होते, यहाँ सभी कार्यकर्ता होते हैं। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूं। और जिस दल में कार्यकर्ताओं होते हैं उस दल में कहीं कहीं आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार्यकर्ता ही नेता बनाते हैं। और यहाँ कार्यकर्ता है तो एक समान कार्यकर्ता की हैसियत से सभी काम करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कुछ होने वाला है। काफी चर्चाएं हो गई, अब लास्ट का एक समय चल रहा है 2-4-5 मिनट का। यदि चित्रकूट की जनता को इस इंटरव्यू के माध्यम से, कि चैनल के माध्यम से आने वाले समय में यदि आपको राजनीति करना है, समाज सेवा करना है, तो क्या वादा देना चाहेंगे? क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे कि यदि आपको मौका मिलता है तो आप क्या ऐसा करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ? देखिए चित्रकूट में सबसे पहले यहाँ पे मूलभूत चीजों की आवश्यकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने रोडों पे बहुत सारा काम किया है और आने वाले समय में रोडों की समस्याएं हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ाने की जरूरत है। हमारे यहाँ हर एक मुख्यालय में एक बहुत अच्छी स्कूल हो, सुविधा युक्त हो, हॉस्टल युक्त हो, निःशुल्क हो। दूसरा, हमारे यहाँ जैसे बरौंधा में ITI है, वैसे हमारे मझगांव में ITI हो, जैतवाड़ा में ITI हो, एक कारीगरी सेक्टर है उधर भी ITI हो, चूंकि बिरसिंहपुर उसका दूरिया है। मतलब क्षेत्र में शिक्षा के संसाधन पर्याप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, हमारे यहाँ ऐसी छोटी छोटी, जैसे कि अभी हम पटना में एक प्लांट लगा हुआ है, ऐसे हम जैसे कि अभी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे बांध प्रस्तावित हैं। निश्चित रूप से जब ये बांध बन के तैयार होंगे, हमारी ये मंदाकिनी लगातार जब ये बांध बन जाएगा तो लगातार इस नदी में पानी रहेगा। और ऐसे जब बांध बन जाएंगे तो पानी के कारण बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएंगे। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों से चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात आप बोले, एक तो नई बात याद आ गई आपकी। मतलब ये मैं पूछने वाला था कि चित्रकूट विकास प्राधिकरण के तहत जिस तरह यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वही बात मतलब मैं बोलने वाला था, आप बोल दिए। कुल मिला के यहाँ पर व्यापार को, व्यवसाय को भी, रोजगार को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल, व्यापार को बढ़ाने, देखिए जब व्यापार, जहाँ पे व्यापार बढ़ेगा वहाँ पे संपन्नता, आज तक यहाँ पर वहाँ व्यवसाय और रोजगार देने की कोई बात नहीं हुई। व्यापार जहाँ बढ़ेगा वहाँ संपन्नता होगी। और हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको हम जमीन के अंदर से निकाल सकते हैं। तो उन चीजों के लिए, और ऐसी बहुत सारी चीजें जब उनकी पानी की उपलब्धता करेंगे तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टरों के उद्योगपतियों से बातचीत करके कि भाई हमारे क्षेत्र में आप उद्योग लगाइए और उन उद्योगों के बदले में हम आपको सुविधाएं देने का एक प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ एक सौर ऊर्जा का बड़ा प्लांट लगाया जा सकता है। हमारे पास शासकीय जमीनें हैं। हमारे पास एक कौहारी के पास जो 200 फीट ऊपर से पानी गिरता है, वहां पे विद्युत का प्लांट लगाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इस पर मैं नहीं कहता कि मैं ही करूंगा, लेकिन इन सब चीजों को सरकार में रखना चाहिए। मैं लगातार क्षेत्र में मांग उठाता रहता हूँ। मैंने मांग उठाई थी कि हमारी पिंडरा से पाथरकछार भियामऊ ये रोड बने। मैंने मांग उठाई थी कि चितैरा से रीवा, चूंकि अब जिनको रीवा जाना है उनको रीवा होके, सतना होके जाना पड़ता है, क्योंकि ये रोड है, प्रधानमंत्री की सड़क है, बहुत संकीर्ण सड़क है।
एक्सीडेंट की बहुत सारी संभावना है। लोगों का चूंकि संभाग होने के नाते और बहुत सारी रीवा से बड़ा व्यवसाय होने के नाते लोगों का आवागमन होता है। तो मेरा लगातार प्रयास रहता है कि जो हमारी मांगे वो हम उठाते रहे, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। अंतिम के 2 सवाल छोटे छोटे। चित्रकूट क्षेत्र की जनता को कोई अंतिम संदेश अपना। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र के, चूंकि हमारे क्षेत्र में गरीबी बहुत है और इसको हम संपन्नता में तभी बदल सकते हैं जब हम अपने परिवार के बच्चों को एक छोटी छोटी जिम्मेदारी, किसी भी कीमत में उनको अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। वो उसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े, हम अच्छी शिक्षा अगर बच्चों को दिला पाए तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में एक जागरूकता होगी। और साथ में मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई के बाद आप नौकरी करो, मैं तो कहता हूँ नौकर बनाने की आदत डालो, आप व्यवसाय में आओ। प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार बहुत सारे ऐसे लोन के माध्यम से आपको रोजगार देने का प्रयास करती है। और जहां पे मेरी जैसी सहयोग हो, मैं हमेशा सदैव हर एक साथी के साथ खड़ा हूँ, लगातार खड़ा हूँ। क्षेत्रीय विपक्षी नेताओं को अंतिम कोई संदेश, किसी का नाम नहीं लेना, मतलब सब विकास के कार्यों में आप उनको, विकास के कार्यों में सब मिलजुल कर किसी भी दल के सब मिलजुल कर काम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने क्षेत्र को कैसे समृद्ध बनाए। मेरा प्रयास रहता है कि जब भी मैं कुछ चीजों की मांग करता हूँ तो पहले क्षेत्र के लोगों से बातचीत करता हूँ, अपने व्यापारी भाइयों से बात करता हूँ, वरिष्ठ नेताओं से भी बात करता हूँ कि ये अगर ऐसा हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। अभी हम लोगों ने, आपने देखा कि मझगमा की जो रोड है, आपने देखा जरूर है कि कुछ, चूंकि मैं उसमें कह सकता हूं कि मैं लगातार उनकी डिमांड बढ़ा देता हूं और मझगमा का चूंकि लगातार एक नाम बदलने का भी चल रहा था, मैं इसमें पूर्णतः समर्थन करता हूं। क्या नाम रखना चाहेंगे मझगमा? मझगमा ही होना चाहिए, लेकिन इसमें हम लोग चाहते थे चित्रकूट प्रथम द्वार अगर जुड़ जाता है, चूंकि मझगमा चित्रकूट प्रथम द्वार जुड़ जाएगा। क्षेत्र की जनता जानना चाहती कि आप शादी कब करेंगे? देखिए ये तो पर्सनल मामला है, लेकिन नहीं, फिर लोगों का मानना है कि एक कुशल शासक वही हो सकता है, अच्छा महसूस कर सकता है जब उसका परिवार हो। क्षेत्र की जनता, मतलब सब कोई परिवार वाले हैं, या मोदी जी बन के रहेंगे आप बिना परिवार के? ऐसा नहीं है, या पूरे चित्रकूट क्षेत्र को अपना परिवार मान लीजिए? समाज में काम करते करते कभी उस ओर ध्यान ही नहीं गया क्योंकि फुल टाइम राजनीति। अच्छा, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में जल्दी विचार करेंगे, अभी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मजा आई दोस्तों। चर्चा, बहुत सारी चीजें हमने पूछा है, बहुत सारे तीखे सवाल भी किए हैं सवालों की डायरी से, और उनके सीधे जवाब मिले हमें। कोई दो राय नहीं कि हम संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट हैं। अब लास्ट में एक रैपिड फायर करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपको 1 या 2 शब्दों में जवाब देना है। तो पहला सवाल है कि आज तक के इतिहास में देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री? यदि आप भाजपा में न होते तो? तब भी देश का वर्तमान में देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री? वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हो सबसे भ्रष्ट कौन है? मेरा मानना है, मैं किसी को भ्रष्ट नहीं कह सकता, क्योंकि ये जरूर कहूंगा जो भी राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री वर्तमान का? योगी आदित्यनाथ। और यदि विजय थालापति को कहें? भाई योगी आदित्यनाथ एक संगठन, एक कई दलों, मतलब एनडीए का पूरा देश में लोकप्रियता है। नहीं, लोकप्रिय तो बहुत बड़े चेहरा है, ये कहने कोई संकोच नहीं की। देश की सबसे अच्छा महिला नेत्री? समय नहीं है, लेकिन अगर मेरी देश की सबसे अच्छी बात करेंगे, यहाँ पर राजनीति से हट के, मतलब एक आम आदमी से सवाल हो रहे हैं मेरे, सुषमा स्वराज। हमारे सतना जिले का सबसे ज्यादा मुंह छुट्टा नेता कौन है जो वर्तमान में? या कि फिर ये कहें कि विधायक कौन है ऐसे? सबके अपने अपनी विचारधारा, सबके नहीं, वो तो सब, मतलब फिर भी बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। एक आम आदमी के अपनी विचारधारा होती है, अपने तरीके से काम करने का एक जुनून होता है। तो ये मैं किसी को नहीं करता। आरोप लगाने वाली बात ही नहीं है। नीट पेपर लीक हुआ, फिर अभी कल फिर एक टीईटी का पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र में, लगातार लीक हो रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, प्रशासन की, विपक्ष की? क्योंकि सरकार में बैठे लोग विपक्ष को कहते हैं। जिन्होंने भी ऐसा करते काम करते हैं, उनको, ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे कड़ी से कड़ी सजा। अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसमें जांच चल रही है, और जो भी होंगे, जांच तो बहुत बड़े बड़े मामलों के भी चल रही है, कुछ नहीं होता। राम मंदिर पर चोरी का मामला है,
सरकार की नाकामी है या सरकार का उस चोरी में समर्थन? ये धार्मिक मामला है, इसी और जिन्होंने भी धार्मिक मामले में खिलवाड़ किया है, बिना सोचे समझे के पास पूरे धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, और वो चाहे जो भी हो, जितना कड़ी से कड़ी सजा हो सके उनको देना चाहिए। और उसके लिए सरकार ने जांच कमेटी भी गठित किया है और उनका कार्रवाई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, हाँ या ना? आप क्या मानते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल हो? नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद जो आपने हमारे हर सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद, आपने आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और